देखो बेटा, लास्ट जो हमने एक कंप्लीट चैप्टर कर लिया है उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है किसी दूसरे चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैंने तुम्हें फिर से बता रहा हूं, क्या बताया था मैंने? ये बताया था कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट में होगा उसकी वजह से फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल, तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे। फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल, ठीक है? उसमें से एक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ चुके हैं। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अब थोड़ी सी नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज जो है तुम्हारी, जो तुमने इस चैप्टर से सीखा है, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मैं कुछ बात पूछता हूं बेटा, बताना एक क्वेश्चन का आंसर। मान लिया मैंने यहां पर चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज, ठीक है, और यहां पर भी एक चार्ज है क्यू नोट। तो ये क्यू चार्ज इस चार्ज पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, ठीक है? उस फोर्स की डायरेक्शन होगी ये बात सबको पता है, सबको पता है ना बेटा? अब सबको ये भी पता है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये बात भी सबको पता है, इतना तो मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, ठीक है? अब तुम्हारे दिमाग में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन नहीं आया क्या कि ये जो फोर्स है कहां तक लगेगा? जब हमने इस कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा था तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, ऑटोमेटिकली आता है कि भाई ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ या दूरी घटने के साथ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फोर्स कहां तक लगेगा, ठीक है? तो इस बात का जवाब इस फोर्स की वैल्यू से पता चलता है, F is inversely proportional to R square। यदि हम R को इंफिनिटी कर दें, देखो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली देखा जाए तो हम यदि R को इंफिनिटी कर दें तो फोर्स का मान 0 हो जाएगा। सोचो बेटा क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या समझा तुमने? कि इस फॉर्मूले के अनुसार यदि हम डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दें, इस क्यू नॉट को इंफिनिटी पर ले जाएं, तो इस चार्ज द्वारा इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है? इंफिनिटी तो बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, ठीक है? थ्योरेटिकली ये बात यहां से लग रही है। तो इस कंक्लूजन से हमें एक बात इस फोर्स के बारे में पता चलती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, लंबी दूरी का फोर्स है बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स लंबी दूरी तक लगता है, क्यों? क्योंकि फोर्स का मान 0 कब होगा? जब डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगी। तो इसलिए ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। यहां से एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। अब तुम्हें पता चल गया कि ये फोर्स दूर दूर तक लग सकता है, ठीक है? तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से खड़ा होके आवाज दे रहा हूं, मेरी आवाज कहां तक सुनाई देती है? द एरिया अप टू विच माई वॉइस कैन बी हर्ड, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो जो एरिया है जहां तक मेरी आवाज को सुना जा सकता है, उस एरिया को मेरी आवाज के सुनने का क्षेत्र बोला जाएगा। ये बात समझ में आती है? जैसे तुम पत्थर फेंकते हो तो पत्थर कहां तक फेंक सकते हो, वो तुम्हारी रेंज बोली जाएगी, ठीक है? समझ में आई बात? तो मैं ये कह रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को यहां पर समझने के बाद हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इस चार्ज का एक अक्षेत्र है, जिस अक्षेत्र तक इस चार्ज द्वारा किसी भी चार्ज पर
जो उसके आसपास रखा हुआ है, लगाए जाने वाला फोर्स महसूस किया जा सकता है। ठीक है, द एरिया, द रीजन इन विच द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अनदर चार्ज। ठीक है, कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्यू चार्ज का एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा चार्ज रख दे तो वो दूसरा चार्ज फोर्स महसूस करेगा, अट्रैक्शन का भी कर सकता है, रिपल्सन का भी महसूस कर सकता है। तो उस क्षेत्र का नाम क्या रखेंगे हम, यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है हमारे सामने। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारा जो आज का कंसेप्ट है बेटा, आज का कंसेप्ट इसी बात पर, इसी क्वेश्चन पर अराइज है। आज का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अप टू, देखो हमें पता चल गया अप टू वेयर ए चार्ज कैन एक्सर्ट ए फोर्स। ये दिमाग में क्वेश्चन आया था मेरे आज, तो मैं आज यही टॉपिक तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि भाई मेरे दिमाग में आज सुबह सुबह क्वेश्चन आया कि एक चार्ज जो है वो कहां तक फोर्स लगा सकता है। तो मैंने अभी अभी पढ़ा कि R इक्वल टू इंफिनिटी तक एक चार्ज फोर्स लगा सकता है, क्योंकि इंफिनिटी पे जाके फोर्स का मान 0 होगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकली पता चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं होता, एक फाइनाइट डिस्टेंस तक ही होता है। ठीक है, तो हम क्या समझे यहां पे, हम ये समझे कि किसी चार्ज द्वारा विभिन्न दिशाओं में इंफिनिटी तक फोर्स लगाया जाएगा। अब इन दिशाओं में कहीं पर भी कोई दूसरा चार्ज रख दे, कहीं पर भी रख दे बेटा, तो उस चार्ज पर ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई। अब एक और बात क्या सीखी, यदि मैं इस चार्ज को दूर लेके जाऊंगा तो ये फोर्स जो है डिक्रीज हो जाएगा, यदि मैं इस चार्ज को पास लेके आऊंगा तो ये फोर्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी बातें तुम्हें पहले भी पता थी। अब तुम्हें क्या सिखाना है, मुझे ये सिखाना बेटा कि ये जो सारा क्षेत्र है, ये जो सारा रीजन है, रीजन अराउंड एनी चार्ज, इससे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया ना कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिस क्षेत्र तक इस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो महसूस किया जा सकता है। और ये महसूस करेगा कौन, दूसरा चार्ज महसूस करेगा। समझ में आई बात है, किसी चार्ज बॉडी के फोर्स को दूसरी चार्ज बॉडी महसूस कर सकती है। तो इसका मतलब एक चार्ज बॉडी ने फोर्स लगाया, दूसरी चार्ज बॉडी ने फोर्स को महसूस किया, और जिस क्षेत्र तक वो फोर्स लगा उस क्षेत्र का नाम अब मैं बताने जा रहा हूं। उस क्षेत्र का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युतीय, तो विद्युतीय क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो तुम्हें मैं एक डेफिनेशन समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ये जो डेफिनेशन है ये सब पे लगती है, फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया, कहां तक कोई चार्ज फोर्स लगा सकता है, इंफिनिटी तक, लॉन्ग रेंज फोर्स है। फिर हमें ये पता चला कि वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हमने एक नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन बताऊंगा फील्ड क्या होती है। बेटा फील्ड जो होती है मैथमेटिकली, मैथ की भाषा में फील्ड किसे बोला जाता है, द रीजन इन विच एनी फंक्शन, मैथमेटिकली समझा रहा हूं बेटा, कोई क्षेत्र जिसके अंदर कोई फंक्शन इज डिफाइंड,
बेटा ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई फंक्शन डिफाइंड होता है, उस क्षेत्र को हम फील्ड बोलते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन है बेटा। डिफाइन कब होगा कोई फंक्शन? जब वो वेनिश ना करे, उसकी वैल्यू इंफिनिटी ना आए, ठीक है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी नहीं आनी चाहिए। समझ में? डिफाइन वैल्यू तभी होती है क्योंकि इंफिनिटी डिफाइन नहीं होती, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कोई एक क्षेत्र इन विच एनी फंक्शन इज डिफाइंड इज नोन एज फील्ड। अब ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन की दो कैटेगरी है बेटा। इस फंक्शन की दो कैटेगरी हैं, एक तो स्केलर फंक्शन और एक है वेक्टर फंक्शन। तो इसका मतलब जो हमारी फील्ड है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। द रीजन इन विच स्केलर फंक्शन इज डिफाइंड, वो क्षेत्र जिसके अंदर स्केलर फंक्शन डिफाइंड है उसको बोला जाएगा स्केलर फील्ड। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है पोटेंशियल। स्केलर फील्ड कौन सी है बेटा? पोटेंशियल इज स्केलर फील्ड। तो वह रीजन जिसके अंदर कोई स्केलर फंक्शन डिफाइंड होता है, पोटेंशियल, टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर फील्ड, प्रेशर फील्ड, ठीक है, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, जो जो भी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे टेम्परेचर की फील्ड जो है वो एक स्केलर फील्ड है, पोटेंशियल की फील्ड क्या है? वो एक स्केलर फील्ड है, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो फंक्शन है वो स्केलर फंक्शन है। तो इसका एग्जांपल दोगे तुम, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर के बाद एग्जांपल दोगे पोटेंशियल का, ठीक है, पोटेंशियल के बाद एग्जांपल दे सकते हो तुम वर्क डन का। तो ये सारी क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स भी बोल सकते हो। तो ये सारी क्वांटिटी क्या है? स्केलर। तो इनके लिए जो फील्ड होगी वो स्केलर फील्ड होगी। दूसरी बात, ये वाली बात, द रीजन इन विच एनी वेक्टर फंक्शन जहां पर डिफाइंड होगा उस फील्ड को बोलेंगे हम वेक्टर फील्ड, ठीक है। वेक्टर फंक्शन जो भी है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जो हम पढ़ रहे हैं यहां पे, हम पढ़ रहे हैं फोर्स को, किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फोर्स का मान यदि किसी रीजन में डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब यूनिक मान आ रहा है, तो उस रीजन का नाम देंगे हम वेक्टर फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बात भी यहां से कंक्लूड होती है। तो इस सारे कंसेप्ट को सीखने के बाद बेटा तुम्हें ये समझ में आ गया मैंने क्या समझाया है? मैथमेटिकली समझाया, अभी समझ में आ गया? तो अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं डेफिनेशन दूंगा तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन दोगे? सबसे पहली अभी अभी बताई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन है यह, इन विच इट्स फोर्स, इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मीनिंग क्या हो गया बेटा? यहां पे अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। इसका मीनिंग है चाहे अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्शन का फोर्स हो, तो इन विच इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैन बी experienced by another charge kept in this region। क्या समझाया बेटा मैंने? ध्यान से सुनो।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में इस इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस किया जाएगा। किसके द्वारा? किसी दूसरे चार्ज के द्वारा जो इस क्षेत्र में रखा गया है। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आई बेटा? इस डेफिनेशन को देखो कैसे लिखेंगे। मान लिया ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के चारों तरफ ये क्यू चार्ज क्या करेगा बेटा? हर दिशा में फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को बोलोगे इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलोगे। इस क्यू चार्ज के चारों तरफ का ये क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज, मान लिया क्यू नॉट चार्ज रख दिया, ये अनदर चार्ज जब रखा जाएगा तो ये जो चार्ज है इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा। तो इस क्षेत्र को, चारों तरफ का ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। बात समझ में आई? अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। मान लिया ये दूरी है आर। तो बेटा अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन और आया होगा कि सर अगर इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया है तो ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा। सही बात है, लगाएगा, ठीक है। लेकिन फील्ड किसकी लेनी है हमें? क्यू की। तो उसके लिए हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा? अगर सिचुएशन देखी जाए तो इस चार्ज ने इस पर जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स इसने इस पर लगाया ना। तो उस हिसाब से तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसे नहीं लेना बेटा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इफेक्ट स्टडी करना है। मैं एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल से समझना। तुम पृथ्वी को धक्का मारो, पृथ्वी को अपनी तरफ खींचो। देखो तुम ध्यान रखना इस बात का, पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण से तुम्हें अपनी तरफ खींचती है, इसलिए तुम पृथ्वी के ऊपर टिके हुए हो। और तुम्हें पता है कि जब हम पृथ्वी पर, मान लिया कोई व्यक्ति यहां पर पृथ्वी पर खड़ा है, तो उसके ऊपर जो बल लगता है उसको बोलते हैं वेट। वेट का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी लगती है बेटा, ठीक है। और अगर पृथ्वी ने हमारे ऊपर ग्रेविटी लगाई तो हम भी पृथ्वी के ऊपर क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, लेकिन हमें केवल ग्रेविटी महसूस होती है, पृथ्वी को कुछ महसूस नहीं होता। क्यों? इसका कारण है बिकॉज पहली बात तो ग्रेविटी मास की वजह से होती है। इसका कारण क्या है बेटा? जो मास है पृथ्वी का वो हमारी तुलना में बहुत ज्यादा है। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो कि हमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है, लेकिन पृथ्वी को हमारे द्वारा अपोजिट फोर्स महसूस नहीं होता। इसका एकमात्र कारण यह है कि पृथ्वी का मास हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसी कंसेप्ट को यहां पे लगाओ। इस चार्ज ने, जो कि बहुत ज्यादा चार्ज है, इस चार्ज ने इस स्मॉल चार्ज पे फोर्स लगाया, तो केवल इसको फोर्स महसूस होगा, इसको फोर्स महसूस नहीं होगा। एक और एग्जांपल, तुम दीवार के टक्कर मारो तो महसूस किसको होगा? बल तुम्हें महसूस होगा, दीवार को कोई फोर्स महसूस नहीं होगा। तुम ट्रक को टक्कर मारो, ट्रक को बल महसूस नहीं होगा, तुम्हें होगा। कारण क्या था? क्योंकि ट्रक का जो मास है, दीवार का जो मास है, वो तुम्हारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। सेम कंसेप्ट यहां पे लगाना बेटा। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस नहीं होगा, उसका फोर्स नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसने लगाया? क्यू ने लगाया। किस पे लगाया? क्यू नोट पे। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि क्यू नोट ने क्यू पे लगाया, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि क्यू जो है वो बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? क्यू नोट के कंपैरिजन में।
अब बात निकलती है क्या, जो चार्ज, सुन लो ध्यान से, द चार्ज विच एक्सर्टेड द फोर्स, जो चार्ज फोर्स लगाता है उस चार्ज का नाम रखेंगे हम सोर्स चार्ज। क्या रखेंगे बेटा, सोर्स चार्ज। तो ये जो कैपिटल क्यू है ये कौन सा चार्ज कहलाएगा, सोर्स चार्ज कहलाएगा। और जो चार्ज फोर्स को महसूस करता है उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या तुम्हें दोनों चार्ज समझ में आ गए बेटा, ये बात समझ में आई। सोर्स चार्ज कौन सा है, जो फोर्स लगाएगा, जो महसूस करेगा उसको नाम देंगे टेस्ट चार्ज। तो अब बात आती है कि फील्ड किसकी होगी, फील्ड किसकी होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सोर्स चार्ज की होगी। किसकी होगी, जो फोर्स लगाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हमने सीखा तो हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा, तो हम ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ड्यू टू सोर्स चार्ज। किसकी वजह से होती है बेटा, सोर्स चार्ज की वजह से होती है। और टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नेगलेक्ट मानी जाती है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स exerted by the source charge on a test charge, यानी कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज। डेफिनेशन समझो बेटा, एक और डेफिनेशन बना रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया बटे इस पर लगाया टेस्ट चार्ज पर। तो हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन देखो, E बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बनाई है मैंने, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, और लिमिट पुट करेंगे, लिमिट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। ये बात ध्यान में रखिए बेटा, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल लेना है। अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लार्ज कर दोगे तो ये चार्ज अपना इफेक्ट दिखाएगा। किस पर दिखाएगा इफेक्ट, सोर्स चार्ज पर दिखाएगा। बात समझ में आ गई बेटा, ये डेफिनेशन समझ में आई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल लेना है। फोर्स किस पर लगेगा, टेस्ट चार्ज पर, लगाएगा कौन, सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सोर्स चार्ज की होती है। इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी बेटा न्यूटन पर कूलम। क्या आएगी, न्यूटन फोर्स की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसकी एक यूनिट और होती है, इसकी यूनिट होती है बेटा पोटेंशियल। ठीक है, मीटर इनवर्स, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही यूनिट है। V क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल में जब लिखेंगे तो वोल्ट मीटर इनवर्स, ये यूनिट भी इसी की होती है। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई। किसी बच्चे को कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अभी अभी बेटा मैंने इतनी देर से तुम्हें इतनी सारी बातें बताई, क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें पता चले तो वो क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने तुम्हें क्या जानकारी दी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमें क्या बताया, बताएगा कोई बच्चा, रोनक बताओ भाई, ज्ञानवेंद्र क्या बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बता रहा है ना कि एरिया अराउंड एनी चार्ज, ये बता रहा है। एक बात और समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये भी तो बता रहा है, अभी अभी डेफिनेशन लिखी थी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बटे Q नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताता है, फोर्स किसके द्वारा, सोर्स चार्ज द्वारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्निफाई द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, अराउंड एनी, ये क्वेश्चन आ सकता है सोर्स चार्ज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है। तो तुम्हें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्निफाई द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये बताती है, अगर हमें किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होती है तो हमें ये पता चलता है कि हमारे ऊपर या किसी चार्ज बॉडी के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ को बताती है, एक लाइन में ये आंसर याद रखना तुम्हें, इट सिग्निफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अराउंड एनी सोर्स चार्ज। बात समझ में आ गई हमें, क्लियर हुई ये बात, ठीक है। अब तुमसे कोई ये पूछ ले, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी छोटी बातें हैं बताइए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है, फोर्स को, चार्ज चार्ज क्या बेटा, स्केलर, स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती, फोर्स क्या है, वेक्टर, तो इसका मतलब किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स is the direction of field, direction of field। तो बेटा फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। यदि फोर्स आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है यदि फोर्स, तो फील्ड भी बाहर की तरफ सिग्निफाई करेगी, और यदि फोर्स इनवर्ड है तो फील्ड भी अंदर की तरफ ही दिखाई देगी। बात समझ में आ गई, इतना समझ में आया भाई सबको। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्या क्या कर रखा, हाँ नहीं नहीं, देखो ऐसे है, ये तो डायरेक्शन कैसे पता चलती है, फोर्स की डायरेक्शन से, टेस्ट चार्ज की तरफ होगी या उससे दूर होगी, इस बात का पता तो अट्रैक्शन और रिपल्सन से चलेगा। जैसे देखो ये क्यों है, यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज जो लिया है ना बेटा, टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज अगर तुमने पॉजिटिव लिया है तो रिपल्सन होगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, और यदि ये नेगेटिव लिया है फोर्स इस तरफ लगेगा, यदि फील्ड भी इसी तरफ लगेगी, यदि ये नेगेटिव लिया है तो इस तरफ लगेगी। समझ में आ गया। तो जो जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होती है। इस देखो नेगेटिव लिया तो क्या हुआ, टुवर्ड्स सोर्स चार्ज, पॉजिटिव लिया तो टुवर्ड्स टेस्ट चार्ज। तो ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरफ डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ध्यान देखो बेटा क्या आएगा, हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, हमने क्या ले लिया, क्यू, हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया क्यू, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, कहां पर, एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो देखो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट O
ओ बिंदु पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, पी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब बेटा इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, इस पी बिंदु पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हमें यूनिट टेस्ट चार्ज मानना पड़ेगा, और उस यूनिट टेस्ट चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज मानना पड़ेगा, यूनिट का मतलब 1 ले सकते हैं, और अगर हम यूनिट को हटा देंगे तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पे, क्यू नॉट। तो मान लिया इसकी फील्ड को नोट करने के लिए, इसकी फील्ड को नोट करने के लिए हमने इस पी बिंदु पर क्या मान लिया बेटा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिया। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिया, फोर्स, तो ये जो सोर्स है ये सोर्स चार्ज हो गया, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। फोर्स की डायरेक्शन सभी बच्चों को पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इस तरफ लगेगा फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। किसने लगाया, सोर्स चार्ज ने। किस पर लगाया, टेस्ट चार्ज पर लगाया। तो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, ध्यान में अंदर बता बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट। मान लिया ये दूरी आर है, तो आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन ओ से पी की तरफ है, तो तुम लिखोगे अलोंग ओपी। ये बात ध्यान रखना, कैसे बताते हैं डायरेक्शन, जिससे जिस तरफ हो वो बता दो, तो अलोंग ओपी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, को मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये क्यू क्या है, क्यू है यहां पर सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जितना सोर्स चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। क्लियर होगी बात, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहे बेटा, स्विच हो गया कैमरा। अब देखो, ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या बताया कि हम इलेक्ट्रिक किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हमने एक पॉइंट चार्ज लिया और पी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हमने पी बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज मान लिया क्यू नॉट। तो तुम्हें पता है कि ये जो सोर्स चार्ज है क्यू चार्ज, इस पी बिंदु पर एक फोर्स लगाएगा एफ ई, उस एफ ई का मान तुमने बताया ये आएगा, डायरेक्शन बता दी ओ से पी की तरफ आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, फोर्स बटे चार्ज। तो इसका मतलब फोर्स बटे चार्ज, क्यू नॉट कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ये, ठीक है। अब यहां से क्या समझे हम, यहां से हमने क्या सीखा, पहली बात सीखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू, क्यू क्या है, सोर्स चार्ज। तो जितना ज्यादा सोर्स चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक बात। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात है हमारी कि जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है बेटा। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ यदि आर बढ़ेगा, यदि आर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। घटेगी का मतलब यदि इस पी बिंदु को दूर लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। यदि इस पी बिंदु को पास लेकर आएंगे तो आर यदि घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ गई तुम्हें बेटा, समझ में आ गया।
समझ में आ रहा है बेटा? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज सीखा। अब तुमने क्या सीख लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये बात सीख ली तुमने। दूसरी बात क्या सीख ली बेटा तुमने? कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आती है वो सीख ली। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, क्या उस वेक्टर क्वांटिटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हाँ। तो इस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बनाओ भाई। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? जैसे देखो हम स्पेस लेंगे, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया बेटा। इस कोऑर्डिनेट में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये है ओरिजिन। इस ओरिजिन पर हमने एक सोर्स चार्ज रख दिया क्यू। ध्यान से सुनना, जो अभी सिखाया है ना बस उसी के कंपोनेंट बनाऊंगा मैं। हमने इसे ओरिजिन पर एक सोर्स चार्ज रख दिया क्यू और यहां पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया पी बिंदु पर क्यू नॉट। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, वो तुम्हें पता है, यानी कि फोर्स कह लो या फील्ड कह लो। तो फील्ड लगेगी ई, ठीक है, ई फील्ड लगेगी बेटा। किसकी वजह से? क्यू की वजह से। किसके ऊपर? क्यू। और इसका मान तुम्हें अभी अभी बताया था मैंने, क्या आएगा? क्यू बटे आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग ओ टू पी, ओ से पी की तरफ डायरेक्शन होगी और ये जो दूरी है ये हो जाएगी आर। अब तुम्हें क्या करना बेटा? इस फील्ड के कंपोनेंट बनाने हैं। कंपोनेंट कैसे बनते हैं? कंपोनेंट बनाने के लिए हम यहां पर फ्रेम मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड। तीन जैसे यहां पे माना था ना वहां पे। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस फील्ड को लिखेंगे ई एक्स और उसकी डायरेक्शन होगी आई, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेक्टर में तुमने पढ़ा ना, कोई भी वेक्टर है उसके टुकड़े कैसे होते हैं? ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था ई, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई एक्स और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? आई। इसी प्रकार से ये क्या लिखा जाएगा? ई वाई जे और ये क्या लिखा जाएगा? ई जेड के। तीनों कंपोनेंट समझ में आए? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी बेटा इसके कंपोनेंट्स में? ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, ये इसके कंपोनेंट हो गए। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो तीनों समझ में आ गए होंगे तुम्हें। अब बात आती है इनके मान लिखने की। ई एक्स मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा? ई एक्स का डायरेक्शन तो है आई, डायरेक्शन तो हमें पता है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ई एक्स का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, क्या लिखूं? क्या लिखूं बेटा? एक्स, देखो डायरेक्शन कौन सी है? एक्स है ना, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या लिखा जाएगा? ई वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो क्या आ जाएगा? वो क्या जाएगा? क्यू बटे वाई स्क्वायर और ई जेड क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे जेड स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों को जोड़ो तो तीनों को जोड़ने के बाद ये आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये कैसे आया? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये वेक्टर था बेटा आर वेक्टर। इस आर वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे एक्स दूरी, वाई दूरी और ये हो जाएगी जेड। तो यानी कि मैग्नीट्यूड कैसे बनाते हैं?
आर का स्क्वायर बराबर है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आर का मान आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वर्गमूल। ये वेक्टर वाले टॉपिक में हमने सीखा था। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके कंपोनेंट्स में तोड़कर लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर हो, उस वेक्टर को उसके थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। कहीं पर भी जरूरत पड़े तो ऐसे करना बेटा। ये बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया भाई सबको? बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। अब जो मैंने अभी सिखाया है, मैंने आज तुम्हें पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है। ठीक है। अब मैं छोटा सा टॉपिक और करवाऊंगा और ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे। हमने क्या सीखा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड सीखी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी अभी एक क्वेश्चन आया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट। मेरे दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन आया बेटा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे प्रदर्शित करें। तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन बन गया कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन आया, तो उसके साथ साथ उसका जवाब मिला। ये उस क्वेश्चन का जवाब मिला तो एक और क्वेश्चन पैदा हो गया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज, ठीक है, ए कर्व। ये कर्व होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व which may be straight। क्या कहा बेटा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक प्रकार की कर्व होती है जो सीधी भी हो सकती है। मतलब कई बच्चे सोचते हैं कर्व का मतलब ये होता है, ये भी एक सीधी, ये भी एक कर्व ही है, ये इस कर्व को सीधी कर दोगे तो ये बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व व्हिच मे बी स्ट्रेट एंड represent the path of electric field। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व होती है जो सीधी भी हो सकती है और वो रिप्रेजेंट करती है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ को, रास्ते को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लिया अगर मैंने कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको छोड़ दिया, दूसरे चार्ज में उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो रिपल्सन की वजह से वो चार्ज, जैसे मान लिया कि सोर्स चार्ज है और यहां पर मैंने टेस्ट चार्ज छोड़ दिया, इस टेस्ट चार्ज पर इसने फोर्स लगाया भाई, फोर्स लगाने से ये टेस्ट चार्ज भागेगा, किधर भी जा सकता है, ऐसे करके किधर भी जा सकता है। तो जिस रास्ते में या जिस रास्ते को ये टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा, उस रास्ते को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलोगे। समझ में आई बात? द पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज। इसी टेस्ट चार्ज को जब फ्री कर दिया जाता है मूव करने के लिए, तो वो जिस रास्ते को फॉलो करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ फील्ड, इसको एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, पाथ
followed by test charge under इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को छोड़ा जाता है तो वो जो रास्ता फॉलो करेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलोगे। उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलोगे। अच्छा, तीसरी बात क्या समझनी है इसमें? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on electric field line represent direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा बेटा मैंने? ये लाइन कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कहीं पर भी टेंजेंट ड्रा करोगे। जैसे देखो, जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ये पॉइंट चूज कर लिया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करो, ये आ गया, तो ये किसकी डायरेक्शन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगली बार ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये। अगली बार ये पॉइंट ले लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये। तो बेटा इस पूरी कर्व पर कहीं पर भी पॉइंट चूज करोगे तो वो पॉइंट जो है उस पर जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। समझ में आ गया तुम्हें? उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या बेटा? याद रखना, पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे आर कंटिन्यूअस करो, दे आर कंटिन्यूअस करो। कंटिन्यूअस करो का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा, कहीं से टूटी हुई नहीं होगी, तो ये कंटिन्यूअस करो होती है। पहली बात समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। दूसरी बात क्या निकल के आती है? दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या निकल कर आती है बेटा यहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। बेटा अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, जैसे ये रहा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? ऐसे बाहर की तरफ रिप्रेजेंट की जाएंगी। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड का मतलब बेटा अंदर की तरफ, फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ होंगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज अगर लोगे तो सारी फील्ड लाइन अंदर की तरफ आएंगी। ये विशेष बात है बेटा, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सोर्स का काम करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा सिंक का काम करता है। ये बात भी तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गई। चौथी प्रॉपर्टी देखो, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या कहा मैंने बेटा? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ये बात याद रखना। अगर मान लिया है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये कि क्वेश्चन क्या आएगा? ये क्वेश्चन आएगा
ऐसा क्यों है? वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्वेश्चन बताओगे, क्या जवाब दोगे? मान लिया, देखो मान लिया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर ये यहां पर काट दे, क्यों नहीं काट सकती, इसका कारण बता रहा हूं बेटा। मान लिया ये काट देती हैं, अगर ये काट देती हैं तो इस फील्ड के लिए तो टेंजेंट आएगा इस तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसके लिए आएगा इस तरफ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस बिंदु पर काटा गया है उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो टेंजेंट बनेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बताएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक ही डायरेक्शन होगी, कोई भी डायरेक्शन हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो क्या कहेंगे हम? इसका आंसर क्या लिखेंगे? एट द पॉइंट ऑफ intersection there are two points, two tangents are drawn which gives two directions of इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं बताएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ये बात, ये थी चौथी प्रॉपर्टी बेटा। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? पांचवी प्रॉपर्टी है, यदि हम दो चार्ज को इकट्ठा ले लें, दो चार्ज जब इकट्ठे होते हैं तो उसको बोला जाता है डाइपोल। यदि दो चार्ज को इकट्ठा ले लें तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी। ऐसे नहीं लेना, ये नहीं लेना बेटा, ठीक है? नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं लेना, हमेशा सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और किस में जाएंगी? नेगेटिव में जाएंगी। ये तुम्हें पता होना चाहिए, दो चार्जेस की वजह से। तो ये प्रॉपर्टी थी, कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, उनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए तुम्हारा इतना ही होमवर्क है कि मैंने जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करना। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कल मैं पूछूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए। कर लोगे बेटा? ठीक है, अच्छे से एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना। अभी 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं हम, केमिस्ट्री की क्लासेस के बाद लगेगी बेटा। मैसेज कर दूंगा मैं 10 मिनट के बाद, तब तक अपना रेस्ट करो।